कहते हैं कि बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें भोले बाबा के धाम केदारनाथ से बुलावा आता है। और इस बार हम भी उन्हीं भाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जो निकल पड़े हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। और जब मंजिल खुद महादेव का धाम हो तो सफ़र भी अपने आप में अद्भुत और यादगार बन ही जाता है। बस इसी आस्था और उत्साह को दिल में लिए हुए हम निकले दिल्ली से केदारनाथ धाम की ओर। लगभग 450 किलोमीटर का ये सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि हर मोड़ पर नए नज़ारों, पहाड़ों की खूबसूरती और भोले बाबा की कृपा को महसूस करने का सफ़रनामा रहा। इस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आए, रास्ते में क्या क्या देखने को मिला और कैसे हम पहुँचे गौरीकुंड, ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप भी भोले बाबा के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो आपको इस पूरे रूट का सफ़र एक सुंदर अनुभव पहले ही मिल सके। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं अपनी इस पवित्र यात्रा को। जय भोले बाबा। तो साथियों, यात्रा के पहले पड़ाव में हम वाया हरिद्वार पहुंचे हैं ऋषिकेश, जो हमारा पहला डेस्टिनेशन है। यहीं से हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होती है। आप चाहे तो पॉज कर ये टूर एंड ट्रैवल का नंबर सेव कर सकते हैं। हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, 4 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया था ऋषिकेश से और अभी हम पहुँच गए अपने दूसरे हॉल्ट पॉइंट, जो कि है देवप्रयाग। आप देख सकते हैं कि क्या सुंदर अभी नदी का बहाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूजुअली क्या करते हैं लोग रुकते हैं ऊपर की तरफ, वो जो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर लोग, तो काफ़ी सारा जो है डिस्टर्बेंस आ जाता है। कुछ लोग ऊपर रुके हैं, कुछ लोग उधर। पर यहाँ पे जो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी की है। यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा व्यू पॉइंट दिखाई देता है। वैसे सोचा तो था हमने कि हम नीचे की तरफ जाएंगे, जहाँ वो पुल दिखाई दे रहा है। एक पुल यहाँ पर भी है नीचे, जहाँ से बिल्कुल सामने से व्यू दिखता है। मैं एक बार पिछली बार भी आया था, पर वो थोड़ा दूर हो जाता है, तो हम यहीं रुके। यहीं पे हमने अपना थोड़ी देर फ़ोटो वोटो खींचने का फ़ैसला किया और उसके बाद अब हम फिर आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। एक बार कभी नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी जाऊँगा, कभी वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, कभी हम वहाँ पर भी जाएंगे और बिल्कुल पास से इसका दर्शन करेंगे। पर आज क्योंकि टाइम कम है तो इतने में ही काम चलाते हैं और चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों, वाया श्रीनगर होते हुए हम जाएंगे रुद्रप्रयाग और उसके बाद हम पहुंचेंगे केदारनाथ। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं रास्तों का मज़ा लेते लेते। तो साथियों, चलते जा रहे थे, रास्ते में पहाड़ों को देखते जा रहे थे। पहाड़ों पे बादल लगे हुए रहते हैं, पहाड़ों पर कोहरा भी लगा हुआ है। उन्हीं कोहरे के बीच से चलते चलाते आए हम आगे बढ़े तो मुझे दिखाई दिया, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये है माँ गंगा का, कहते हैं कि इंडिया हाईएस्ट बंजी पॉइंट, और इसके सामने बहती हुई नदी। बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर देखते देखते हम जा रहे हैं। मन कर नहीं रहा है कि अभी यहाँ से आगे बढ़ें, पर मुझे पता है धीरे धीरे अभी धूप हो जाएगी ना, तो ये जितने भी व्यू हैं ना अभी, वो उतने मज़ेदार नहीं रह जाएंगे जितने अभी हैं। इसलिए मैं हमेशा जो सफ़र तय करता हूँ ना, सुबह 4 या 5 बजे शुरू करता हूँ, ताकि 5 से 7 के बीच का जो टाइम होता है बेस्ट टाइम होता है वीडियो शूट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि ऐसे ही रुकते रहे तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आए तो मैंने देखा कि यहाँ पे सिगरेट के पैकेट, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम पहाड़ों को साफ़ रखने की मुहिम चला रहे हैं, उनको गंदा करने की नहीं। तो यहाँ पर आए तो ऐसे काम ना करें, और शराब पी कर तो गाड़ी चलाना वैसे भी एक अच्छी बात नहीं है। जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा का पावन संगम है, रुद्रप्रयाग शिव पार्वती का वही पावन धाम है। तो दोस्तों, हम अपने अगले पड़ाव में रुकेंगे रुद्रप्रयाग, जहाँ पर हम नाश्ता वगैरह करेंगे। तो चलिए चलते हैं और जाते हैं रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और चलते चलते भूख भी लग गई थी, तो हमने कहा यहाँ बैठ के थोड़ा कुछ नाश्ता कर लेते हैं, कुछ आलू पराठा वगैरह खा लेते हैं। तो अभी हम हैं कहाँ पर हैं? हम अभी हमें रुद्रप्रयाग वाली रोड पर। तो वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है कट, जो रोड नीचे आ रही है, आप उस कट से होते हुए स्कूल को पार करते हुए इस साइड आ जाएंगे। ये बाईपास रोड है। और अगर आप सामने की तरफ ही चले जाते हैं, वो जो सामने रोड जा रही है, ये मेन मार्केट की तरफ चली जाती है रुद्रप्रयाग में।
तो अगर आपको मेन मार्केट जाना है तो आप सीधे चले जाएं, और अगर आपको जाना है केदारनाथ की तरफ तो आप ये वाली रोड से नीचे की तरफ आ जाएंगे। और यही पास किनारे हमने दिखाई दिया नदी किनारे एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने थोड़ी देर नाश्ता करने का फ़ैसला किया है। और बहती नदी के किनारे नाश्ता करने का एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही मज़ा है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे और जाएंगे। एक बात और है, कहने को तो ये मेन सड़क है, पर अभी हमने देखा था कि जो रास्ते में रेस्टोरेंट ढाबे थे वहाँ कई जगह तो चालू भी नहीं हुआ था। तो कुछ ही रेस्टोरेंट है जो इस टाइम अभी 8 बजे चालू है। तो अगर आप सुबह जल्दी निकल आते हैं तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है कि आप कहाँ पे नाश्ता कर पाएँ। तो अभी 8 बजे हम आए हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ी देर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। नाश्ता करना भी ज़रूरी है क्योंकि पेट भरा होगा तभी तो हम चढ़ाई ढंग से कर पाएंगे। तो दोस्तों नदी किनारे रेस्टोरेंट पे बैठकर हम बैठे हैं नाश्ता करने। आलू पराठा मंगाया तो आलू पराठे के साथ हमें मिली छोले की सब्ज़ी, हमें मिली चटनी और हमें मिला अचार। इसके साथ हम चाय लेंगे। छोले के साथ इन्होंने डाले हुए हैं आलू और प्याज, स्वाद अच्छा है। पहाड़ों के किनारे बैठ के मैगी खाना और आलू पराठे खाना, दो ही शक्ल रह गए हैं दिल्ली वालों के। तो एक बार पराठा आ गया तो फिर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। तो चलिए नाश्ते के बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ एक गुजराती भाई साहब लेकर आए हैं अपनी ओपन कार। आते टाइम शायद इनका शीशा भी चटक गया है। तो साथियों नाश्ता कर हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे तो हम इस मोड़ पर रुक गए। क्या देखा हमने इस मोड़ पर, आइए जानते हैं। चलते चलते हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ पर हमें दिखाई देती है ये टनल। रुद्रप्रयाग से थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो जो ये रास्ता है डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। अगर आप लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे जहाँ हमें जाना है तो आप जाएंगे केदारनाथ की तरफ, और अगर आप जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर तो आप यहाँ से हो जाएंगे राइट। और जब हम देखते हैं तो नदी का बहता हुआ पानी बहुत ही अच्छे वेग के साथ यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। आप देखिए क्या सुंदर मनोरम दृश्य है। और सामने टनल का काम भी अभी चल रहा है। क्योंकि गाड़ी खड़ी करना मना रहता है वहाँ पर, तो हम पहले ही थोड़ा आगे रुक गए। और यहाँ पर भी टनल का काम भी काफ़ी तेज़ी पर है। आने वाले कुछ समय में आप इसको भी चालू स्थिति में देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और अपने सफ़र को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों और सफ़र के अगले पड़ाव में रास्ते में से हम होकर गुजरेंगे अगस्त्य मुनि से, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर ही रह जाता है। अभी तक जो सड़क थी वो काफ़ी चौड़ी थी, अब जो रास्ते हैं वो पहाड़ी रास्ते आते जा रहे हैं और धीरे धीरे सड़क थोड़ी नैरो हो जाती है। अगस्त्य मुनि आते हैं तो यहाँ मार्केट में आपको थोड़ा जाम देखने को मिल जाता है क्योंकि ये नैरो हो जाती है सड़क, और मार्केट भी यहाँ पर है तो आपको थोड़ा यहाँ पर जाम वगैरह देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी देर में आप यहाँ से निकल पाएंगे। हम भी थोड़ी देर थोड़ा जाम में फंसे पर उसके बाद हम निकल पड़े आगे की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम अगस्त्य मुनि से थोड़ा आगे निकले हैं, बट यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है ड्यू टू सम लैंड स्लाइडिंग। और जैसे कि जाम अब हटने लगा है। साथियों ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा अगर आप आएंगे। जगह जगह क्योंकि काम चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं रोक दिया जाता है ट्रैफिक, क्योंकि काम चल रहा होता है। अगस्त्य मुनि के बाद से हम आगे बढ़े और थोड़ी देर में जब हम आगे पहुँचे तो जो ये सड़क थी अभी थोड़ी और पतली सी हो गई है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो रास्ता इस फ्लाईओवर से लेफ़्ट जाएंगे तो केदारनाथ, और अगर हम सीधे चले जाते हैं तो वो रास्ता चौपटा की तरफ जाता है जो कि तुंगनाथ की ओर जा रहा है। तो फिर से चल पड़े हैं। रास्ते में अभी हमारा अगला पड़ाव जो रहेगा वो रहेगा गुप्त काशी। गुप्त काशी अगर हम आए हैं तो यहाँ पर रास्ता और भी थोड़ा पतला हो गया है। गुप्त काशी में भी आपको थोड़ा जाम देखने को मिलेगा, पर जब आप देखेंगे ये नज़ारा तो आपकी सारी की सारी थकान दूर हो जाएगी। गुप्त काशी क्योंकि एक मेन शहर है तो आप यहाँ पर रुकने के लिए होटल वगैरह भी ले सकते हैं अगर आप रात को वापसी में आ रहे हो। तो साथियों गुप्त काशी से अब हम चल पड़े हैं फाटा की ओर। थोड़ी देर और जाएंगे और हम उसके बाद पहुँच जाएंगे फाटा, लेकिन फाटा पहुँचने से थोड़ा पहले तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है क्योंकि ऊपर से बस आ रही है।
पर क्या मनमोहक व्यू है यार यहाँ का, सच में हैरान कर दे रहा है। तबीयत खुश हो गई है। मुझे याद आ जाता है कि जब अभी हम आए थे थोड़े दिन पहले, लास्ट ईयर, हेमकुंड साहिब, बिल्कुल ऐसा ही साफ सुथरा एटमॉस्फेयर दिखाई देता था, बहुत सुंदर। तो यहाँ देखिए क्या बढ़िया सा पानी बहता हुआ आ रहा है, उसी पानी का आगे स्रोत बना हुआ है जहाँ पे पानी पे। तो साथियों पीछे में रुका गया था क्योंकि ऊपर से बस आ रही थी। रास्ते में जगह इतनी पतली हो जाती है कि दूसरी गाड़ी के साथ बस क्रॉस नहीं होती, इसलिए नीचे या ऊपर ट्रैफिक रोक दिया जाता है जब भी आता है। और जैसे जैसे बढ़ते हैं रौनक और भी अच्छी होती जाती है। तो और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे फाटा की मेन मार्केट में। तो साथियों ये है फाटा का मेन मार्केट। यहाँ पर हमने पता किया था तो 1500 से लेकर 5000 तक के रूम उपलब्ध हैं। आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से इन्हें चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फाटा से ही हेलीकॉप्टर की यात्रा भी शुरू होती है, तो हमारा प्लान है कि एक बार हम जाएंगे हेलीपैड की तरफ। तो साथियों सड़क मार्ग के अलावा अगर आप आते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए आपको एक तो ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद होता क्या है, कैसा प्रोसेस है, कैसे जानेंगे, तो ये जो रोड है ये जा रहा है ऊपर हेलीपैड पर। तो चलते हैं ऊपर फाटा के हेलीपैड पर और देखते हैं कि क्या यहाँ का प्रोसेस है, और जानेंगे कि अगर हमें ऑफ़लाइन जाना है तो क्या ऑफ़लाइन का भी कोई तरीका है जिसमें हम ऑफ़लाइन बुकिंग कर हेलीकॉप्टर की यात्रा कर सकें। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देख कर आते हैं। तो साथियों थोड़ा सा ड्राइव और हम पहुंच जाते हैं ऊपर हेलीपैड पर। तो साथियों अभी हम हैं फाटा में हेलीपैड के पास। तो और ये सामने है हेलीपैड जहां से हेलीकॉप्टर आते हैं और लेकर चले जाते हैं यात्रियों को। और यहाँ पे ऊपर है ये काउंटर जहाँ पर लोग वेटिंग करते हैं। तो अभी यहाँ पर इन लोगों की बारी है, ये लोग आएंगे अपना सामान लेकर आगे की तरफ जाएंगे। और अगर हम बात करें कि लोकेशन कैसी है, तो फाटा से नीचे से एक सड़क आती है। तो आपको नीचे दूर आपको एक सड़क दिखाई दे रही है, तो नीचे से आपको ऊपर की तरफ आना है और आप यहाँ पे फाटा के एलिवेशन पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम पता करके आए हैं, अगर हमें हेलीकॉप्टर की बुकिंग करानी है तो कभी कभार ऑफलाइन बुकिंग भी मिल जाती है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए पर अगर स्लॉट अवेलेबल होता है तो ही आप बुकिंग कर पाएंगे। और पर डे का स्लॉट आपको सुबह ही पता चलता है, आप अगले दिन का स्लॉट वैसे बुक नहीं करा सकते। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी डाल दूँगा, अगर आप इस नंबर पर कॉल करके अगले दिन का स्लॉट बुक करना चाहें, आसपास है तो आप बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हैं, अभी जब मैंने पता किया तो 5300 रुपये अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एक साइड का, और अगर यहाँ से ऊपर जाना और वापस आना है तो उसके लिए आपको 15,368 रुपये आपको आज की डेट में देने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टाफ से बात करते हैं और थोड़ा और जानते हैं एविएशन के बारे में। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड एविएशन में ऑपरेट करवा रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आनंद सिंह रमोला है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 4 साल से यहाँ पे कितनी कंपनियाँ ऑपरेट हुई हैं? यहाँ पे एट परसेंट इस गांव में ना सर एक गांव है, यहाँ पे 4 कंपनियां फ्लाइंग करती हैं। सबसे पहले पिलग्रिमेज यहाँ से जो 500 मीटर डिस्टेंस पे होगा। सेकंड जहाँ पर राइट नाउ हम स्टैंडिंग है, यहाँ पे ये तुरिया करके ग्राउंड का ग्राउंड है। और जो कंपनी फ्लाइंग हो रही है यहाँ से वो कंपनियां राजस करती है। अभी हम जिस जगह उसका नाम क्या है? टोटल टाइमिंग क्या रहता है? टाइम 6 to 6 और अगर हेली की टाइमिंग होगी तो 13 मिनट्स में आप बोथ साइड अप एंड डाउन हो जाता है। यहाँ पे ओके 7 मिनट्स गोइंग 6 मिनट्स का भी। ओके सर यहाँ से यहाँ पर ये जो स्टाफ होता है बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ट्रेनिंग होता है। वेरी फ्यू सेकंड में आपको लैंडिंग वो करा देता है, टेक ऑफ करवा देता है। हाँ यस। जब हेलीकॉप्टर आएंगे यहाँ पर कितनी देर के लिए खड़ा होगा? हेलीकॉप्टर हर 3 राउंड के बाद फ्यूलिंग होता है, रिफ्यूलिंग होता है। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग है तो सेकंड में उसको पैसेंजर बैठकर चलते हैं। अच्छा, क्योंकि फ्यूलिंग बहुत कॉस्टली फ्यूलिंग होता है इसका, इसलिए उसको ज्यादा स्ट्रेनिंग करवाया जाता है। चलिए आप जरा यहाँ से हेलीपैड भी दिखा देंगे थोड़ा सा? श्योर आप जा सकते हो, देख सकते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों ये है हेलीपैड जहाँ पे सब ऑपरेट हो रहा है। रास्ता थोड़ा सा डेंस होते हुए, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं, फिर भी लोग पता नहीं हेलमेट क्यों नहीं पहनते, बिना हेलमेट के जाते हैं।
तो साथियों यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है जो कि हमें गौरीकुंड लेकर जाएगा। और वहाँ पर क्योंकि हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे जो कि हमें मिलने वाली है सोनप्रयाग में। तो साथियों 2 बज चुके हैं और हमें अभी इस बार सीतापुर पार्किंग में, क्योंकि सोनप्रयाग की पार्किंग हो गई थी फुल, तो हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी है। यहाँ से हम पैदल जाएंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से हम शेयर टैक्सी पकड़ेंगे गौरीकुंड के लिए। पर डे के लिए यहाँ पर देने पड़ रहे हैं हमें 600 रुपये। तो 600 रुपये पर डे के आपको यहाँ पर देने हैं। अगर आपकी एक प्राइवेट व्हीकल है उसको आप यहाँ पर पार्क करके आगे जा पाएंगे इस पार्किंग से आगे। वैसे तो आगे सोनप्रयाग पार्किंग है, तो उस पार्किंग से आगे आपको अपना प्राइवेट व्हीकल ही ले जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और फिर जाइए केदारनाथ में दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों चहलकदमी करते हुए अब हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहीं पे रोक दिया गया सीतापुर में। तो दोस्तों ये है सोनप्रयाग का पार्किंग एरिया। यहाँ तक आप गाड़ियाँ लेकर आ पाएंगे और इसके बाद आपको कहीं पे भी गाड़ी लेकर आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आपको शेयर टैक्सी में ही जाना है। वो शेयर टैक्सी कहाँ से मिलेगी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। और दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देता है आज के दिन सोनप्रयाग का ये मार्केट एरिया। पीछे वो जो एरिया है वो है यहाँ का पार्किंग एरिया। वहाँ से अभी हम आगे जा रहे हैं और हम गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेंगे, शेयर टैक्सी, क्योंकि हमारा जो बुकिंग है गौरीकुंड से ही है। और अभी बारिश भी होने लगी है धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं कि ये बारिश हमें उतना ही भिगोएगी जितना हम चाहते हैं, बाकी बोले की मर्जी। तो साथ ही सोनप्रयाग में जो आपने अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया है वो चेक किया जाता है। ऐसे QR कोड से स्कैन कर आपको एंट्री दी जाती है। और थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं उसके साथ ही काउंटर है जहाँ पर ऑक्सीजन चेक की जा रही है। हमने भी अपनी ऑक्सीजन चेक कराई और बिल्कुल फिट निकली। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे, सोनप्रयाग मार्केट से होते हुए निकलेंगे आगे और वहाँ पर जाकर हम शेयर टैक्सी लेंगे जो कि हमें छोड़ेगी गौरीकुंड में। तो यहाँ पर है सोनप्रयाग मार्केट जहाँ से आप खरीद सकते हैं अपने लिए डंडे, रेनकोट, जूते, जैकेट, कंबल, जो कि आपको सर्दी में से बचाए। तो दोस्तों मेरे पीछे है सोनप्रयाग की पार्किंग और मार्केट। और जब हम थोड़ा सा आगे चलकर आते हैं तो हम पहुँच जाते हैं इस पुल के पास। अभी शाम का टाइम है, 3 बजे का समय। हल्की हल्की बारिश भी हो गई थी। अभी हम गौरीकुंड क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको गौरीकुंड पहुंच के बताऊंगा। यात्रा के लिए सोवेनियर प्रसाद आप यहां से भी ले सकते हैं और आप आगे से भी ले सकते हैं। हम वहां सामने जाएंगे और वहां से टैक्सी पकड़ेंगे। जूम करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारी शेयर टैक्सी है जो आपको लेकर जाती है गौरीकुंड तक। आपको शेयर से ही जाना पड़ेगा। पर पर्सन 50 रुपये आपको देने हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए। आपका प्राइवेट व्हीकल यहाँ से आगे नहीं जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। भाई अंदर गाड़ी के कुछ ऐसा मंजर होता है, अपनी नाक खुजाने जाओ तो उंगली नाक तक पहुँचती नहीं है, कहीं और चली जाती है। तो साथियों सोनप्रयाग से जो टैक्सी आती है वो आपको यहाँ पर उतार देती है गौरीकुंड के पास। और इन सीढ़ियों से होते हुए आप गौरीकुंड के मेन लाइन पर पहुँच जाएंगे। और यहीं से शुरू होती है केदारनाथ की असली पद यात्रा। तो दोस्तों हमने तो यात्रा शुरू की है और ये जो यात्री हैं ऊपर से नीचे आए हैं वापस और ये जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो इतनी अभी लाइन है वापसी के लिए। थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि जब हम थोड़ी देर पहले आए थे तो वहाँ आने के लिए लाइन नहीं थी। तो दोस्तों मैंने बताया था ना कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि हम कहाँ रुकने वाले हैं और क्यों। तो अभी हम हैं गौरीकुंड में। गौरीकुंड से ही यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम की। इससे पहले जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो तो आप बाई व्हीकल, जो यहाँ के कमर्शियल व्हीकल चलते हैं उसमें तय कर सकते हैं। पर उसके बाद जो पैदल यात्रा करनी है आपको, वो आपको गौरीकुंड से शुरू करनी है। और उसके लिए आपको तप्तकुंड में पहले परंपरा के अनुसार नीचे नहाना होता है और उसके बाद आप यहाँ की यात्रा शुरू करते हैं। तो मैंने अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पर देखा था कि जब हम आते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए तो सुबह के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इतनी भीड़ रहती है कि
आपको लगभग 1 से 2 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार क्या करेंगे, इस बार हम गौरीकुंड में ही यहाँ पर होटल लेंगे और गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, ताकि हमारा जो सुबह का जो 1-2 घंटे या 3 घंटे का टाइम है, कभी कभी भीड़ जो होती है तो ज़्यादा भी लग जाता है। तो पिछली बार जब मैंने पता किया था तो एक पर्सन आ रहे थे, वो बोलते थे कि हम लगभग 2 बजे से लाइन में लगे हैं और उनका 6:30 बजे नंबर तो वहाँ पर आया था। तो इसीलिए हमने वो अपना टाइम बचाने के लिए जो इस बार होटल लिया है वो लिया है गौरीकुंड में। और होटल कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपको रूम टूर कराते हैं। रूम टूर है नीलकंठ होटल का, जो कि है गौरीकुंड में। तो हम जब आए तो हमने ये रूम लिया है, जो कि एक डिसेंट सा ही रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एंट्री करते ही एक बेड आ जाता है, किंग साइज बेड है, और इसके ठीक सामने ये टीवी लगा है। साइज़ है तकरीबन 600 स्क्वायर फीट। सामने शीशा मिल जाता है। यहाँ पर वॉश बेसिन, यहाँ पर है कमोड और गीज़र वगैरह लगा हुआ है, जो कि यहाँ के ठंडे मौसम में बहुत ज़रूरी है। और नहाने के लिए आपको यहाँ पर पानी और बकेट वगैरह मिल जाती है। पंखे लगे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती होगी पंखे की। और पूरा जो फ्लोरिंग है वो भी वुडन का फ्लोर है, ये पूरा वुडन का फ्लोर है और ये सब भी वुडन ही है। तो चार्जिंग पॉइंट और मिल जाते हैं, जो कि मेन ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने सारे के सारे डिवाइसेस चार्ज करने होंगे। और इसके अलावा अगर थोड़ी देर आप एंजॉय करना चाहें, टीवी देखना चाहें, तो आप टीवी भी देख सकते हैं। ये जो रूम लिया है हमने, ये लिया है हमने 2000 में, जो कि है एक नाइट के लिए। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा बेड लिया है। ब्रेकफास्ट आज में इंक्लूडेड नहीं है। मैं यहाँ के जो भी केयर टेकर हैं, ऑनर हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा। आप भी अगर चाहें तो आप बुक कर सकते हैं अपने लिए सीज़न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अलग अलग रूम है और सबसे ख़ास बात है यहाँ का व्यू। आप देखेंगे तो बहती हुई नदी के किनारे पर बहुत ही अच्छा शानदार आपको एक व्यू मिलता है। और इसके ठीक नीचे जो है तप्त कुंड है यहाँ पर, जहाँ से लोग शुरू करते हैं अपनी यात्रा नहाने के बाद। तो हम भी जाएंगे यहाँ पर, नहाएंगे और उसके बाद हम अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करेंगे। और इसके साथ ही ये जो होटल की लोकेशन है, ये बिल्कुल तप्त कुंड के जैसे साइड में मैंने बताया, बिल्कुल यहीं पर ही किनारे पर आपको दिख जाता है। बिल्कुल उसी रोड से टच होता हुआ, जो कि आपको ऊपर केदारनाथ लेकर जाता है। तो ये कुछ आपकी लोकेशन है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में तप्त कुंड में। उसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, परंपराओं का निर्वाह करते हुए चलते हैं नीचे, ज़रा गौरीकुंड में डुबकी लगाकर आते हैं और उसके बाद हम बाद में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा वैसे हम अपनी सुबह शुरू करने वाले हैं। डिसाइड हुआ है कि सुबह 5 बजे हम जल्दी से यहाँ से निकलेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ऊपर केदारनाथ धाम में पहुँच सके। और उससे पहले चलते हैं ज़रा गौरीकुंड। तो साथियों, ये है गौरीकुंड और यहाँ पर माता गौरी की तस्वीर लगी है। इसी के बगल में कुंड है जहाँ पर लोग नहाते हैं। अभी यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर पानी निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया था, तो यहाँ पर पानी अभी बहुत कम था। तो हमने कुछ छींटे अपने ऊपर मारे और उसके बाद हम आगे बढ़े। जय हो महाकाल की, जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई, मंगल स्नान, पंच स्नान हो गया। पूर्ण स्नान हम थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि अभी तो पानी यहाँ पे निकाल रहे हैं। गौरीकुंड में तो नहाते ही हैं, पर इसके बगल में जो नदी बह रही है, हमने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग यहाँ पर भी ठंडे पानी से नहा रहे थे और अपनी थकान उतार रहे थे। पानी का बहाव आप खुद देखिए क्या तेज़ बहाव है, और यहाँ पर श्रद्धालु लोग नहाकर अपनी थकान भी उतार रहे हैं। ये थोड़ा रिस्की है अगर आप यहाँ नहाते हैं। तो दोस्तों, गौरीकुंड में तप्त कुंड के पास ये जो सारी की सारी डोलियाँ दिखाई जा रही है, ये उनके लिए है जो लोगों को उठाकर ऊपर लेके जाते हैं अपने कंधों पर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी डोलियों का इंतज़ाम इस बार किया गया है। तो दोस्तों, गौरीकुंड के पास ही उमापति महादेव के हमने दर्शन किए, जो कि यहाँ पर शिला के रूप में मौजूद है। पंडित जी आते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं और श्रद्धालु आकर नमन करते हैं शिला को और आगे चले जाते हैं। और इसी के पास ही हम यहाँ थोड़ी देर और समय बिताते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बगल में ही माता गौरी का भी मंदिर है। तो थोड़ी देर यहाँ पर हमने टाइम बिताया। सुकून के बहुत अच्छे पल हमने यहाँ पर व्यतीत किए और अपनी सारी की सारी थकान यहाँ पर उतारी। तो दोस्तों, दिल्ली से गौरीकुंड तक की ये यात्रा उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
और सफ़र की पूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भाई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। और दोस्तों, इसी के साथ अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। कल सुबह हम यात्रा शुरू करेंगे गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ तक की। तो मैं पूरी यात्रा आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस। तो कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।